नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट करी थी यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज। उसमें हम रोज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं और उसको हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं। जो भी प्रीलिम्स के लिए हम उसमें से फैक्ट निकाल सकते हैं वो भी निकालते हैं, एंड मेंस के लिए हम जो भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं वो भी उसमें से निकालते हैं। तो ऐसे ही आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, आपको पता है कि 29 ऑफ जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे को निकाला गया था, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स 2026 के एग्जाम में, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कौन निकालता है, इसमें हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, और फिर आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टेक्स्ट है ना, बहुत ही ज्यादा बल्कि टेक्स्ट है। तो उसमें से हमें क्या पढ़ना है। अब आपको सब कुछ तो उसमें से पढ़ना नहीं, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ने जाओगे तो फिर बाकी अपने कोर सब्जेक्ट को कब पढ़ोगे। सिंपल सी बात है। तो आपको उसमें से पढ़ना क्या है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर निकाल के आपके सामने रखी है। ठीक है, जिसमें आपके प्रीलिम्स के जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, प्लस जो ट्रेंड्स हैं प्रीलिम्स के लिए जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब अगर कोई पीसीएस का स्टूडेंट इसे देख रहा है तो उसके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने फैक्ट्स को भी ऐड किया। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा अपने लेक्चर की तरफ। बस पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, यूजुअली जो ये करंट अफेयर्स की हमने सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें रोज एक टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं यूजुअली वो 10 to 15 मिनट्स का होता है। बट आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा बल्कि एक टेक्स्ट है, तो उसमें से भी जब इंपॉर्टेंट चीजें निकालिए तो उसको भी कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आज की क्लास हो सकता है कि 30 to 40 मिनट्स की चले, है ना, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए जरा। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे है क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ने आ गए, है ना, और हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, पर हमें यही नहीं पता कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या, तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक साल में क्यों इसको 25-26 का बोला गया। 26 में आया है, बट एक्चुअल में ये 25 से लेके 26 तक की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर हुई है, उसके ऊपर जितना भी मतलब कि डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है, वो सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे में किया जाता है। ये इकोनॉमिक सर्वे क्यों यूनियन बजट से पहले लेके आया जाता है, ताकि अब यूनियन बजट में जब बजट्स को एलोकेट किया जाएगा तो वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें देखी गई हैं उसके बेसिस पे, है ना। इसीलिए हमेशा इकोनॉमिक सर्वे आपका यूनियन बजट से पहले आ जाता है। ओके, अब देखिए जरा, ये क्या है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालती है। ठीक है, और किसकी गाइडेंस के अंडर निकालती है, ये निकालती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस के अंडर। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी जाकर, तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसके ऊपर बात करता है, इसके ऊपर इसको प्रिपेयर करता है। ठीक है, और ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, ये दोनों ही हाउसेज में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है हर साल। ठीक है, कब, जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन बजट से पहले किया जाता है। इसमें क्या क्या हमें पता चलता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का। मैंने आपको बोला जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है, उसमें जो भी चीजें देखी गई हैं, जो भी ट्रेंड्स देखे गए हैं, इस इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल ट्रेंड्स, सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर डेवलपमेंट्स, इन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, है ना। क्योंकि अब पूरा टेक्स्ट आप नहीं पढ़ पाओगे, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर ऐड करी है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो है हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, है ना। मैं एक और चीज इस पेज के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसका डेटा दिया गया, बट आपको पता ही नहीं अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो फिर क्या फायदा होगा आपका डेटा को भी पढ़ने का। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाए और आप लोग इजीली समझ जाए कि एक्चुअल में ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है ना। तो इस तरीके से मैंने चीजों को ऐड भी किया है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। अब देखो जरा,
सबसे पहला जो डेटा हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड, है ना। हमें क्या देखने को मिला कि पिछले एक साल में जीडीपी ने कैसे काम किया है, जीडीपी ने क्या ग्रोथ करी है, क्या कम हुई है, क्या ज्यादा हुई है ना। तो अब देखो जरा, हमने ये देखा जो रियल जीडीपी है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। देखो, आपको डेटास को मगअप नहीं करना, जो डेटा आपको मगअप करना है मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा डेटा आपको मगअप करना है और कौन से डेटा को आपको याद करना है। सारे डेटास को आपको याद नहीं करना, जो भी डेटा आपको याद करना होगा मैं उसके ऊपर स्टार मार्क कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये मैं भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके इसे रिवाइज भी कर पाएंगे। ओके, अब देखो, हमें रियल जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली। कितनी ग्रोथ देखने को मिली? हमें देखने को मिली 7.4% की, ठीक है। क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से हमें ये पता चला कि हम अभी भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। याद रखना, इकोनॉमी नहीं, मेजर इकोनॉमी। बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर स्टेटमेंट लिख दी गई एग्जाम में कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, नहीं नहीं नहीं, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रीलिम्स में आपकी स्टेटमेंट को गलत किया जाता है। ये तो हमने रियल जीडीपी की ग्रोथ देखी। जीवीए की क्या ग्रोथ है? जीपीए की ग्रोथ है 7.3, मतलब इससे 0.1 ही कम है। ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए। क्या इस इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया कि 2027 में क्या प्रोजेक्शन की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की? तो बिल्कुल बोला गया है 6.8 से लेके 7.2% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ आपको नहीं जानना। दो डेटा आप अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। एक तो रियल जीडीपी हमारी ग्रोथ कितनी है 7.4%, उससे 0.1% ही कितनी है जीवीए की ग्रोथ है। बस इतना याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमें डेटा दिया गया है वो दिया गया है डोमेस्टिक डिमांड से रिलेटेड। डोमेस्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि हम जो सिटीजन हैं इंडिया के, हम डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हमारी डिमांड से रिलेटेड डेटा दिया गया, जिसमें से सबसे पहला डेटा दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या? फाइनल कंजम्पशन दिख गया, इससे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, बट और भी डीप में हमें इसे समझना है। तो देखो क्या होता है कि जितने भी आपने मतलब ये समझ लो कि एक तो रेजिडेंट्स की बात करी जाएगी यहाँ पे, जो रेजिडेंट हाउस होल्ड्स हैं, प्लस जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर बात करी जा रही है। तो किसकी बात करी जा रही है? रेजिडेंट हाउस होल्ड्स की और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स की, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NPIS भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या होता है? देखो, जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, कौन? रेजिडेंट हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, ये जो भी अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना, गुड्स भी और सर्विसेज यूज करते हैं, उनकी जो भी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स का बन सकता है यहां से, ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्या होता है। आपको याद रखना है इसमें नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स भी आते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कौन से आप फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो? जैसे कि जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी यहां पर बात करी गई है। ऐसे ही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आपको पता है, कोई ऐसी चीज जो हमको क्या प्रोवाइड करे, जो हमको बाद में हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करे और हमें प्रॉफिट दे, ठीक है। ग्रॉस मतलब कि टोटल, ठीक है, टोटल। और फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जिससे हमें कॉन्टिन्यूसली इनकम आती रहे, है ना। अब वही यहाँ पे लिखा है, ये क्या करता है? ये मेजर है दैट मेजर द नेट इंक्रीज इन एन इकोनॉमीज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या है? यहां पर ये बात करी गई है एक साल के अंदर की, ठीक है। अब बस एक चीज प्लीज याद रखना, यहीं पर वो खेलेंगे, यहां पर वो लिख देंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आपको याद रखना है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। प्लीज इस बात को याद रखना, और यही रीजन था मैंने इन दोनों को ऐड किया था। ओके, अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। तो आप इतना अनुमान अपने दिमाग में लगा के चलिए कि 61% के अराउंड है हमारे जीडीपी के, जो हमारा फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये देखा गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों कह रहा हूं ये डेटा याद कर लेना। अराउंड 60% आप याद रखना, ठीक है। अगर उन्हें गलत करना होगा तो या तो बहुत कम कर देंगे या तो बहुत ज्यादा कर देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक का ये हाईएस्ट देखा गया है 2012 के बाद से।
ठीक है। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में ये 7% से बढ़ा है। ठीक है, बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना 2012 से लेके अब तक जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका हाईएस्ट लेवल हमें देखने को मिला, प्लस ये 61.5% हमारी जीडीपी का कवर करता है। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये 61.5% जैसे है हमारे जीडीपी का, ये 30% है हमारी जीडीपी का। ठीक है। इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हमें इसमें क्या देखने को मिली है? ग्रोथ देखने को मिली है। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? आपको प्लीज फर्स्ट वाला डेटा याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ा, है ना? इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, यहां पर बात करी जा रही है सीपीआई इन्फ्लेशन की। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की यहां पर बात करी जा रही है। ये देखा गया कि 1.7% के अराउंड है। 1.7% के अराउंड इसे देखा गया इन्फ्लेशन को। और ये देखा गया है कि जब से सीपीआई सीरीज को स्टार्ट किया गया है, ये एस होगा यहाँ पे, तब से लेके अब तक ये सबसे लोएस्ट है। दिस इज द रीजन आई वांट यू टू मग अप दिस डेटा। ठीक है, क्योंकि अब तक का सबसे लोएस्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें? जब कोई चीज बहुत ही लोएस्ट होती है, जब कोई चीज बहुत ही हाईएस्ट होती है, तो जरूर क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आज तक की सीपीआई सीरीज में जितने भी हमने डेटा देखे, जितने भी इन्फ्लेशन के डेटा देखे हैं, उसमें से सबसे लोएस्ट हमने अभी तक का देखा है। आज तक का कितना है? अराउंड 1.7%। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन बोला गया है, इसी इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया, ड्यू टू मॉडरेशन इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। ठीक है, इसकी वजह से ये देखा गया कि जो परचेजिंग पावर है हाउस होल्ड की, वो स्ट्रेंथन हो गई, वो एनहांस हो गई, वो और ज्यादा बढ़ गई। ओके, तो प्लीज ये डेटा आप याद रखना। उसके बाद और इतना डेटा नीचे का याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बोला गया फिस्कल डेफिसिट कितना है? बोला गया है कि 4.8% है जो जीडीपी का, वो फिस्कल डेफिसिट है। हाँ, बिल्कुल कम हुआ है। और प्रोजेक्ट किया गया है कि अगले साल के लिए 2025 में ये देखा गया था, 2026 के लिए टारगेट लिया गया है कि इसी फिस्कल डेफिसिट को हमें और कम करना है और 4.4% ऑफ जीडीपी तक लेके जाना। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसका डेटा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, हम चलते हैं अगले सेक्टर पे, जो कि क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब ये डेटा है जो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? देखो, जो एक्सपोर्ट्स है ना, आज तक के हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिले हैं। और कितना हमें डेटा देखने को मिला कि कितने बिलियन की हमें कितने बिलियन का हमें एक्सपोर्ट देखने को मिला? 825.3 बिलियन यूएसडी का। ठीक है, यूएस डॉलर्स का। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद फॉरेक्स कवर की बात, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो हमने देखा कि 701.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिला है, जो कि 11 मंथ इंपोर्ट कवर करता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक भी गई, तब भी हम जिस रेट पर आज मतलब कि अपने फॉरेन रिजर्व को यूज कर रहे हैं, अपने फॉरेक्स रिजर्व को यूज कर रहे हैं, तब भी अगर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आज रुक भी जाए, उसके बाद भी हम 11 महीने तक अपने इस पैसे को, फॉरेक्स रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कि 11 मंथ का इंपोर्ट कवर है। ओके, उसके बाद ये देखा गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करी जाए तो मॉडरेट देखने को मिला है, अराउंड 1.3% ऑफ जीडीपी। कुछ बहुत ज्यादा डेटा में उठल पुठल नहीं हुई है, तो इस वजह से हमें इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जो याद रखने की जरूरत है वो ये है कि इंडिया अभी भी, जैसे आपने देखा पिछले साल का डेटा, उससे पिछले साल का डेटा, उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपेंट है ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? कि जैसे आपको पता है कि आपके घर से भी शायद बहुत सारे लोग बाहर गए होंगे दूसरी कंट्रीज में, है ना? और वहां से वो पैसा भेजते हैं वापस हमारी कंट्री में। तो जब वो बाहर की करेंसी हमारे देश में भेजते हैं तो उसे रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो ऐसा सबसे ज्यादा करने वाला देश, की जिसके सबसे ज्यादा अमाउंट में पैसा बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है, फॉरेक्स इंडिया के अंदर आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा इंडिया। ठीक है, उसके बाद मेक्सिको आता है और ऐसे ही है, बट आपको इंडिया के लिए तो जरूर याद रखना है। ठीक है, कितना है कितना नहीं है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना 3.5% ऑफ जीडीपी। बट आपको ये याद रखना है कि अभी भी हम क्या है? लार्जेस्ट है इस साल के लिए भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की
तरफ अगर हम चले तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को। देखो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 20%, अराउंड 20% ऑफ जीडीपी में जिसे हम कहते हैं कि क्या वर्ड यूज करूं मैं इसके लिए, कि कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एट करेंट प्राइसेस। एंड जो 46.1% हमारे देश की पॉपुलेशन है वो इसकी ही वर्कफोर्स है, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर से और उसके अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब 46.1% जनता इससे जुड़ी हुई है, लेकिन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, ओनली 20%। प्लीज इस बात को याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें ऐसे स्टार मार्क करता हूं, कि जो हॉर्टिकल्चर है वो 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है। कौन? हॉर्टिकल्चर। प्लीज याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर्स, ओके। उसके बाद हम लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज की अगर बात करें तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, सेक्टर शोड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिली है। क्या देखने को मिला है हमें, कि अगर आप 2014 से इसे कंपेयर करो, 2014 से 2024 को कंपेयर करो, तो हमने ये देखा कि 10 साल के अंदर 140% से भी ज्यादा का हमें प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को याद रखना कि कॉन्टिन्यूसली हमने देखा है कि लाइफ स्टॉक एंड फिशरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, 140% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, प्लीज याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा सारा डेटा आएगा, नहीं, लेकिन जो मैं स्टार कर रहा हूं वो किसी ना किसी स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिला है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी तक चल रहा है, और हमने ये देखा है जो मैन्युफैक्चरिंग है और उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, ठीक है। और कुछ इतना इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और हमने देखा है जो पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसकी वजह से भी काफी हमें मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव हमें सेक्टर सेक्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की वजह से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर्विस सेक्टर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना हमारी इकोनॉमी का, यहीं से सबसे ज्यादा जो है हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये देखा है कि सर्विस सेक्टर में अभी भी जो जीवीए ग्रोथ है वो है अराउंड 9.3%, जो हमें फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 26 में देखने को मिलेगी। और उसके बाद बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हमें ये देखने को मिलेगा कि ये इसी रेट पे स्टेबल रहेगा। फिर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में हमें ये देखने को मिला है कि ये 56.4% ऑफ जीवीए जो है वो कवर करता है। ये चीज आपको याद रखनी, मतलब एक डोमिनेंट ग्रोथ ड्राइवर है और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो यही करता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वही जो डेटा यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे क्या है ना, एक डेटा मिस हो गया, वही मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके नीचे मैंने डेटा ऐड किया कि जो 53% है उतना ये जीडीपी में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, मतलब कि कंट्रीब्यूट करता है। और 56.4% जीवीए के हिसाब से करता है और जीडीपी के हिसाब से 53.6%। इतना आपको याद रखना है, और ये आज तक का हाईएस्ट एवर, प्लीज इस बात को याद रखना। तो इससे हमें क्या दिखता है, इससे हमें ये दिखता है कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी है, ओके। अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबली हम देखेंगे कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो 7th लार्जेस्ट है। कितना है? 7th लार्जेस्ट है। प्लीज इस चीज को याद रखना। और सर्विस सेक्टर की वजह से ही हमारे देश में 80% हमें एफडीआई देखने को मिला, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025 तक, ओके। अब चलते हैं एमएसएमई सेक्टर की तरफ, ठीक है। एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई थी। अब देखो इसका क्या कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमारे जिसे हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो हमें ये देखने को मिलता है कि टोटल जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आ रहा है उसमें से 35.4% जो है वो एमएसएमई की तरफ से आ रहा है, ठीक है। मैं इधर 7th लार्जेस्ट पे क्या करता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, इसको प्लीज याद रखना। उसके बाद जो टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे देश में हो रहे हैं उसमें से जो 48.58% है वो उसका मतलब किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, वो एमएसएमई सेक्टर का रहता है। और जीडीपी में कितना इसका जिसे हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन है 31.1%,
ओके। और ये बोला गया है कि 328 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसकी हालत देख लेते हैं पिछले साल में कैसी रही। हमें ये देखने को मिला है कि ग्रॉस एनपीएस जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और अराउंड वो सिर्फ 2.2% पर आकर रुके हुए हैं। ठीक है, 2.2%, इसको भी याद रख लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद कैपिटल मार्केट्स एंड पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमें ना जो डीमैट अकाउंट है उसने पहले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमें ये देखने को मिला है कि जो डीमैट अकाउंट्स है अब वो 21.6 करोड़ हो चुके हैं। डीमैट अकाउंट आपको पता होगा, जो ये स्टॉक्स वगैरह के लिए जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो वो जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो अब 21.6 करोड़ हो चुकी है। और मैक्सिमम लोग कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? नॉन टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज से। ये प्लीज आप याद रखना। ओके। फिर टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो कितना है? 17.4 लाख करोड़, मतलब कि हर साल हमें देखने को मिलता है। प्लस का मतलब है हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 6.7% से वाई का मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, ईयर ऑन ईयर हमें 6.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारी जीएसटी कलेक्शन से में। मतलब कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे जो जीएसटी कलेक्शन का या टैक्स का सिस्टम जो है वो जितना जितना फॉर्मलाइज हो रहा है उसकी वजह से जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो बॉयंसी है, टैक्स बॉयंसी, वो इंक्रीज होती जा रही है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल ट्रेंड आपको समझने होंगे, तभी आप वहां पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एआई फोकस। इस बार के सर्वे में ये भी बात बताई गई है कि जो हमारा जो सर्वे है वो ये अंडरस्कोर कर रहा है कि देर इज अ नीड ऑफ एआई सेफ्टी एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क लिंक्ड टू लेबर मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसकी वजह से जो ग्रोथ होगी वो बैलेंस्ड होगी और रिस्क कम होगा, इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद क्या है? फिफ्थ है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। ये आपको याद रखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुई है एंड स्पेशली अमंग वुमेन। क्योंकि आपको पता है कि वो क्वेश्चन क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि लेबर फोर्स में हमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बट जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है। बट ऐसा नहीं है, हमें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो वुमेन का है वो एनहांस होता हुआ दिखा है, वो इंप्रूव होता हुआ दिखा है, वो इंक्रीज होता हुआ दिखा है। प्लीज इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड की बात करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक्सपोर्ट जो है इस बार पर पीक करे हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, 825.3 बिलियन एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिले, आज तक के हाईएस्ट हैं। प्लस आपको क्या याद रखना है, ये किसकी वजह से? मेजरली सर्विस सेक्टर की वजह से। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मर्चेंडाइज सेक्टर या गुड्स, मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स वाला जो सेक्टर है उसमें हमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली। दोनों में हमें क्या देखने को मिला है कि पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो हमें फायदा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? सर्विस सेक्टर की वजह से हुआ है, बहुत ही लाजमी भी है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सर्विस सेक्टर में हमें 80% ऑफ द एफडीआई इनफ्लो देखने को मिला था। कितना? 80% ऑफ एफडीआई इनफ्लो हमें किसकी वजह से देखने को मिला है? सर्विस सेक्टर की वजह से। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इसमें बताया गया, इसमें यह बताया गया कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2018 को और फाइनेंशियल ईयर 2026 को देखेंगे, 2025 2026 को, जब 2026 लिखा है ना तो उसका मतलब आप समझ जाओ 2025 से 2026 की बात करी जा रही है। ठीक है, तो उसमें यह देखा गया है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, कैपिटल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करती है वो 4.2 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब अगर पहले 1 रुपया देती थी तो अब 4.2 रुपीज दे रही है। ठीक है, और ये क्या देखा गया कि 11.21 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में क्या किया जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा है कि जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो कितना हो गया? अराउंड 60% फ्रॉम, ये बढ़ा है, ग्रू, बढ़ गया है 60% से। कब? अगर आप फाइनेंशियल ईयर 14 के लेवल्स को देखेंगे तो। ठीक है, मतलब कि अगर वहां पर जो लेवल था वो 100 था, तो अब कितना हो चुका है? 160 हो चुका है, 60% से बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद पावर कैपेसिटी जो है वो भी एक्सपैंड हुई है, और हमें देखने को मिल रहा है कि
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.6% से हमारी जो पावर कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। 2025 और 2026 की कैपेसिटी भी यहाँ पे लिखी है, बट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि हाँ, पावर कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इस डेटा को याद रखना। मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ इसे। और फाइनेंशियल ईयर 2018 से कंपेयर करके बोल रहे हैं किसको, फाइनेंशियल ईयर 25-26 को, प्लीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहां पर है पॉवर्टी रिडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। आपको पता है ना, ऐसी ही भाषा लिखी जाती है एग्जाम में, वो इधर से ही उठा के चेप दी गई है। ठीक है, तो आपको भी यहीं से ये चीज याद रखनी है कि अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो वहीं से आपको मैक्सिमम कंटेंट देखने को मिलेगा। अब आपको क्या याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये देखा गया था कि 55.3% जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स में आते थे 2005 से लेके 6 तक। बट अब हमें देखा है 2022-23 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि वो पॉवर्टी कम होके 11.28% हो गई है। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज के ऊपर बहुत बार बात करी थी, इस वजह से ये वैसे भी डेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो हमने ये देखा है कि वो इंक्रीज हो चुका है 7.9% ऑफ दी जीडीपी तक। सोशल सर्विस का मतलब है कि क्या किया जा रहा है, सोशल सर्विस की तरफ जो खर्चा किया जा रहा है सालाना, वो हमें क्या देखने को मिला है कि जीडीपी का 7.9% हो चुका है। ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी थी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी ऐड किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये। अब पता चलेगा कि जो आपने चीजें पढ़ी अभी इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 में, क्या उसका आपको फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई विल वेट, आई विल सी कि कितने लोग जो है वो कमेंट करके मुझे बताते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और आपको पता है कि रोज ही एक ऐसा टॉपिक हम कवर करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही करंट अफेयर्स के डिटेल में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।